Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the fourth lecture of laws of motion, Newton's laws of motion कह सकते हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड है ना अनफॉर्चुनेटली वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक भी, स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स सीखेंगे और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट मैकेनिकल एडवांटेज भी आता है तो वो भी सीखेंगे इसी में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, आई थिंक 1 घंटा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो वो सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, हर एक वेराइटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पोली सिस्टम, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फोर्स, एक एक चीज़ अच्छे से कवर कर चुके हैं। न्यूटन्स के तीनों लोग सबसे पहले लेक्चर में ही डिस्कस करा दिया था मैंने, ठीक है। तो अब बस यही, आज स्यूडो फोर्स कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में आई थिंक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और कांस्टेंट मोशन के कुछ क्वेश्चंस, और फिर फाइनली फ्रिक्शन, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, और वो है स्यूडो फोर्स, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। स्यूडो फोर्स जैसा इसका नाम है, ठीक है। स्यूडो मतलब क्या होता है, फेक, है ना, नकली कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब रियल में तो नहीं होता, रियल में ये फोर्स नहीं होता, ठीक है। हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। मैं जब ये पहली बार टॉपिक पढ़ा था ना, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा, सुनिएगा। तो मैं पढ़ रहा था जब ये टॉपिक आया स्यूडो फोर्स, तो सर ने बोला कि, है ना, सर ने एक स्टेटमेंट बोली कि देखो न्यूटन्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं होता। मैं सुन के हिल गया, मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, मैं तो मानता था कि पूरे ब्रह्मांड में वैलिड होता है ठीक है। मतलब अभी तक से, मतलब ये सूडो फोर्स पढ़ने से पहले में तो मैं आई मीन सॉरी, मैं तो मानता था कि सूडो फोर्स आई मीन न्यूटन्स लॉ, है ना, मैं तो मानता था कि न्यूटन्स लॉ हर जगह वैलिड होता है, ठीक है। सर ने बोला कि नहीं, वैलिड नहीं होता। मैं सुन के हिल गया कि भाई साहब, न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन सर की उपाधि दी गई है, ठीक है। इतने बड़े साइंटिस्ट और उनके लॉज वैलिड नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सच बात है कि न्यूटन्स के लॉ हर जगह वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है, आई मीन वहां पे ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं सच बताऊं तो उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों वैलिड नहीं होता, ठीक है। फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों वैलिड नहीं होता। आप खुद सोचिए ना, अभी आपको फील आ जाएगा, आप खुद सोचिए। न्यूटन साहब जब होंगे, ठीक है, अपने टाइम पे, तो जो भी लॉज वगैरह, ध्यान से सुने मेरी बात, न्यूटन साहब जब होंगे तो वो भी वो जितने भी लॉज वगैरह बनाए होंगे, एक जगह स्थिर से बैठ के ऑब्जर्व करके बनाए होंगे, ठीक है। एक जगह बैठा, पूरा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन वगैरह सारी दिमाग में चल रही हैं, सब इक्वेशन बनाए जा रहे हैं एकदम कि हाँ ये F इक्वल टू एम है, हाँ हाँ चलो, हाँ ये हो गया, चलो, ठीक है। ऐसे एक जगह शांति से बैठ के बनाए होंगे। यहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। न्यूटन साहब जो क्या किए थे, अपने आप को, यानी वो ऑब्जर्वर थे, वही ऑब्जर्व करके सारे लॉज वगैरह डिफाइन कर रहे थे, वो रेस्ट पे थे, ठीक है। वो खुद रेस्ट पे हो करके तब बाकी सारे लॉज डिफाइन किए थे उन्होंने, ठीक है। तो न्यूटन्स के सारे लॉ, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं। एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ एनर्शिया वैलिड है, यानी न्यूटन्स के लॉ वैलिड है, ठीक है। और इसका मतलब है कि जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, या जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे। कॉमन सेंस की बात है। अब फील आ गया, फील आ गया। अब आप खुद सोचो, ठीक है। न्यूटन साहब तो एक जगह बैठ के ही बनाए होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके सारे लॉज, ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। फिजिक्स में एक्सेलरेशन 2 बार जीरो हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। एक तो आप रेस्ट में हो तब, दूसरा आप अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तब। पहला रेस्ट में, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तब। इन दोनों केस में, है ना, एक्सेलरेशन जीरो है, और इन दिस केस न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे। अब नया केस क्या आता है, नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ऑब्जर्वर होता है ना, ये खुद एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट में एक आदमी को खड़ा कर दिया, ऊपर जा रहा है लिफ्ट, उसमें पुली लटका देंगे, बोलेंगे इसमें टेंशन बताओ, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा, एकदम फील दिला दूंगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना कि न्यूटन्स के लॉ वैलिड क्यों नहीं होते, क्यों नहीं हुए होंगे, क्या बायस्ड, है ना, ऐसी क्या कमी रह गई होगी, यही कमी रही होगी।
ठीक है, कि न्यूटन साहब एक जगह बैठ के ना ऑब्जर्व करके बनाए होंगे ना, उनसे हल्की सी है ना, मतलब मिस्टेक क्या, मतलब एक 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 कैलकुलेशंस, मतलब मैं तो मानता हूं कि फिजिक्स के बेस्ट साइंटिस्ट हैं मतलब सर आइजक न्यूटन। ठीक है, मैं तो मानता हूं, ठीक है, बाकी लोग भी हैं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, लेकिन सर आइजक न्यूटन को मतलब क्या ही बोलूं, नेक्स्ट लेवल जीनियस। ठीक है, तो अब इतनी इज्जत हम लोग करते हैं न्यूटन साहब की, उनके लॉज को इनवैलिड होने नहीं देंगे। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता, हम वैलिड कराएंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता, हम वैलिड कराएंगे स्यूडो फोर्स का एग्जांपल लेकर के, स्यूडो फोर्स का हेल्प लेकर के, स्यूडो फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, स्यूडो फोर्स एक्चुअल में लगता नहीं है, हम लगाते हैं ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाएं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है? एक ऐसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में आप बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, वैसा फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी चीज का मोशन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कह सकते हैं A system with respect to which the position or motion of a particle is described is known as frame of reference। ठीक है, इसे दो पार्ट में बांटा गया है, पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आपका ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं वो जो फ्रेम है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो रेफरेंस के लिए, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का कह लीजिए, या उस फ्रेम का जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो नॉन जीरो होगा, यानी कुछ तो कुछ होगा। ठीक है, so inertial frame of reference, the frame for which law of inertia is applicable is known as inertial frame of reference। सही बात है, वैसा फ्रेम जिसके लिए लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे। ठीक है, उनको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है? एक्सेलरेटेड होता है, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? इसका ऑब्जर्व जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं अभी, ठीक है, तो मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं। ठीक है, अब मैं किसी लिफ्ट में चला जाऊं जो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, और तब मैं किसी उसी लिफ्ट में ब्लॉक को ऑब्जर्व करूं, तो मैं खुद क्या हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी एक्सेलरेट कर रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, तो उस केस में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे, और तब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? स्यूडो फोर्स की। तो वो आगे की कहानी है, अभी आई होप ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चीजें क्लियर हैं बिल्कुल? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जर्वर आपका अगर एक जगह शांति से खड़ा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ बिंदास लगाइए, आंसर सही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और स्यूडो फोर्स, एक और खास बात सुन लीजिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, स्यूडो फोर्स, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है स्यूडो फोर्स लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप इनर्शियल, एक एक क्वेश्चन आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी क्वेश्चन आए ना इसमें, ठीक है, जब आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो, तो आप चाहो तो बाहर से ऑब्जर्व कर दो, खुद को इनर्शियल फ्रेम में रख लो और ऑब्जर्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो क्वेश्चन करा भी रखे हैं, लिफ्ट वाले सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने पहले। ठीक है, वहां पे कैसे कर रहे थे? बाहर से ही तो ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, सब हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अगर आप उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर बैठ करके सॉल्व करने लग गए ना, तो टाइम ज्यादा लग सकता है, हमें टाइम बचाना है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकती हैं, हमें उतना कॉम्प्लेक्स है ना करना भी नहीं है। ठीक है, तो हमें दो फायदा होगा स्यूडो फोर्स का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने में। पहला, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी कम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, किस किस को क्लियर है? आगे बढ़े, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो क्लियर हो गए होंगे यार, है ना? ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन साहब खुद बैठ करके ऑब्जर्व करके बनाए थे, तो उनके सारे के सारे लॉ जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड नहीं होगा तभी वैलिड होंगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए स्यूडो फोर्स, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बता दूं, जैसे देखेंगे ध्यान से स्यूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, डिस्कस करें। जैसे लिफ्ट वाला सवाल बहुत फेमस, देखेंगे ध्यान से, ये कोई लिफ्ट है ना, इसमें कोई है ना ब्लॉक है, इसका मास m बोल देते हैं। ठीक है,
ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, ठीक है। एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है मेरा। क्या नाम दे दूं इसको, है ना, क्या ए नाम दे देते हैं, ठीक है। ये मेरा ए है और ये बाहर है मेरा, ठीक है, ग्राउंड पे ये खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है, ये देख रहा है ऊपर इसको, ठीक है, लिफ्ट को। लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, है ना, किसी रस्सी से स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं कोई ब्लॉक को, ठीक है, दिख रहा है ना, आई थिंक, हाँ दिख रहा है अच्छे से, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं, बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। एम है तो नीचे एम जी लग रहा होगा, लग रहा होगा, ऊपर इस पे टेंशन लग रहा है, लग ही रहा है, ठीक है। और ये ब्लॉक ऊपर लिफ्ट के साथ जा रहा है तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर है। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इक्वेशन लगाइए अच्छे से, क्या लिखूंगा मैं, टी माइनस एम जी। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना, टी ऊपर एम जी नीचे, तो टी माइनस एम जी ये नेट फोर्स हुआ। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एम इंटू ए। लिखूंगा यहां से आपका टेंशन एम जी प्लस एम ए आया। कैसे सॉल्व किया, अभी हम लोग बाहर ग्राउंड पे थे। एक और खास बात ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, अर्थ को ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम किया जाता है ना, डाउट आता है इसमें, क्यों, सुनेंगे मेरी बात। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आपने बोला कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जिसका एक्सेलरेशन 0, और अर्थ, अर्थ हमारा प्लैनेट, ये तो सन के चारों ओर कॉन्स्टेंटली घूमता है, और गोल गोल घूमना, अर्थ तो है ना गोल गोल घूमती है हमेशा, रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, ठीक है, रिवॉल्व करती है। और जब रिवॉल्व करती है तो डायरेक्शन हमेशा इसका चेंज होगा, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो, है ना, सन के चारों ओर घूमती है, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन तो 0 नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन में क्या, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल रही है तो एक्सेलरेशन चेंज, आई मीन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अर्थ का रिवॉल्यूशन इतना स्लो है, इतना स्पीड कम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इतना स्लो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना कम है कि मैं अर्थ के एक्सेलरेशन को ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। आप सही, आप बिल्कुल सही है कि अर्थ का एक्सेलरेशन 0 होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये, है ना, कंपेयर कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, अर्थ के एक्सेलरेशन को 0 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत कम होता है यार वैसे भी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो अर्थ हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अर्थ पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड होंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं मानोगे तो अर्थ पे ही वैलिड नहीं होगा, समझ पा रहे हो मतलब, ठीक है। तो है ना, न्यूटन साहब को गलत नहीं होने दे सकते ना, है ना, इज्जत करते हैं हम लोग उनकी यार, ठीक है। तो अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखेंगे ध्यान से, तो हम अभी बाहर थे, अर्थ पे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे, हमारा टेंशन इतना आया, ठीक है। अब सेम कंडीशन, सेम लिफ्ट, सेम ब्लॉक, मास m, ऊपर जा रहा है। अब क्या किया, किसी आदमी को यहां बैठा दिया, लिफ्ट में खड़ा कर दिया है, ठीक है, लिफ्ट में खड़ा कर दिया। अब ये निकाल रहा है इसमें टेंशन, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। अभी तो हम बाहर खड़े थे, इसको देखा और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, टेंशन मेरा रूप में कितना आया, एम जी प्लस एम ए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब किसी को मैंने लिफ्ट में बोला कि चलो भैया लिफ्ट में बैठ जाओ, ठीक है, चलो, ये भी तो, ये भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। अब ध्यान सुनेंगे मेरी बात, ये है मेरा ऑब्जर्वर, ये है मेरा ऑब्जर्वर, ये यहां पे ऑब्जर्वर कौन था, ये है मेरा ऑब्जर्वर, ठीक है। अब देखेंगे मेरी बात, इसके हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आप लिफ्ट में हो तो आपको लिफ्ट में ब्लॉक कैसा दिखेगा, ये एम, नीचे तो एम जी लगता ही है, अर्थ कहां किसी को छोड़ती है, तो नीचे तो एम जी लगेगा, लगेगा, ऊपर में टेंशन इस पे लगेगा, लगेगा। अब खुद सोचेंगे ध्यान से मेरी बात, है ना, सुनिए ध्यान से, ये भी लिफ्ट में है, ये भी लिफ्ट में है, दोनों
ए से ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं दोनों, तो इसको ब्लॉक एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा क्या? सोचिए जरा, इसको ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन 0, ब्लॉक का ऊपर एक्सेलरेशन कोई नहीं है, ठीक है। यानी जो भी फ्री बॉडी डायग्राम होगा यही होगा, तो इसके हिसाब से टेंशन इक्वल टू mg आया। कहां गलती हुई? कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके हिसाब से ये है ना रेस्ट पे, आई मीन इसके हिसाब से ये तो रेस्ट पे, जहां पे वहीं पे इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हमें क्या है भाई, जब न्यूटन्स का लॉ वैलिड है तो कहीं भी वैलिड होने चाहिए थे। मैं लिफ्ट में रहूं, लिफ्ट के बाहर रहूं, लिफ्ट के ऊपर रहूं, लिफ्ट के नीचे रहूं, कहीं भी रहूं, वैलिड होने चाहिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो मेरा टेंशन अलग आ गया और यहाँ पे कुछ और ही आया है। तो सही क्या है? हम लोग तो अभी तक यही करते आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है यही सही होगा, ठीक है। लैब में आप टेस्ट करोगे तो आंसर तो इतना ही आता है, ठीक है। टेंशन एक्चुअल में इतना होता भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चूक हो गई, यहाँ पे एक MA कम आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ पे एक MA कम आ रहा है, यानी अगर मैं इस ब्लॉक पे नीचे MA और लगा दूं, लग नहीं रहा है, मैं लगाऊंगा, लग नहीं रहा है, मैं लगाऊंगा, नीचे MA लगा दूं, तो टेंशन में लिखूंगा ना mg प्लस MA। देखिए अब बराबर आ गया। और ये MA मेरा क्या है? कुछ नहीं, स्यूडो फोर्स है, इसी को बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। क्योंकि हमें टेंशन की वैल्यू सही लानी थी, तो इस ब्लॉक पे अब स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब आपका ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, जब आपका ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा हो, इन दैट केस वी अप्लाई स्यूडो फोर्स। और ये कैसे लगाते हैं देखेंगे ध्यान से। अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चूंकि mg प्लस MA करना है तो mg के डायरेक्शन में MA लगाना है, ठीक है। ऐसे ये ऑब्जर्वर मेरा ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था, तो इसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जिस बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था तो नीचे लगाएंगे स्यूडो फोर्स, और कितना लगाएंगे? जितना इसका मास है इंटू जितना ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ठीक है। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला आता है FP में डिनोट करूं इक्वल टू माइनस का MA। ये स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला आता है जहां पे मेरा मास क्या है? मास ऑफ बॉडी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। किस किस को क्लियर है यहां तक? ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर कह लो, है ना, सबका एक्सेलरेशन यही है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और आपको क्लिक भी कर रहा होगा कि हाँ बात तो सही है यार, अगर T इक्वल टू mg प्लस MA आता है तो एक MA की कमी हो रही थी, नीचे लगा दिया। हमें न्यूटन साहब को वैलिड कराना है लिफ्ट के अंदर भी, तो हम लगाएंगे MA। मान लिया कि MA लग रहा होगा, ठीक है, मान लेंगे अब से। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कैसा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा, हम एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ऑब्जर्वर जिधर एक्सेलरेट कर रहा होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए माइनस साइन भी आता है, ठीक है। और मास यहाँ पे किसका है? मास ऑफ ऑब्जर्वर का नहीं, जिस बॉडी का है ना स्टडी कर रहे हैं उसका मास, ठीक है। क्योंकि इसी पे लगाना है ना फोर्स यार, तो मास इसी का लेंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो F इक्वल टू, सॉरी, सूडो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? MA। अब बस यहाँ पे वही MA की कमी थी, मैंने सूडो फोर्स जैसे ही लगाया तो मेरा टेंशन इक्वल टू कितना आ गया? mg प्लस MA। और ये सही है और ये गलत आ रहा था पहले, अब सही हो गया। कैसे सही हो गया? सूडो फोर्स लगाया, सही हो गया। तो न्यूटन्स लॉ हर जगह वैलिड करा दिया हमने, ठीक है। तो किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे, है ना, तो हमसे पूछ सकता है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। दो तीन है ना नोट पॉइंट हैं, आप नोट करके कहाँ पे लिखवा दूं? नोट पॉइंट जो मैंने बोला वही नोट है ना। पहला नोट करके लिख लीजिए, है ना। अर्थ इज, अर्थ इज assumed
अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और समझ लेना, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, स्यूडो फोर्स एक्चुअल में लगता नहीं है, हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए। स्यूडो फोर्स इज अ टेक्निक, है ना, जुगाड़ है, इज अ टेक्निक टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड, टू मेक न्यूटन्स, और स्पेशली सेकेंड लॉ को वैलिड कराने के लिए। ठीक है, टू मेक न्यूटन्स लॉ वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, इसमें वैलिड नहीं होता था तो हम सूडो फोर्स लगाए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो पॉइंट, है ना, बस यही दो तीन, है ना, नोट के पॉइंट थे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, और एक्चुअल में पूछा जाए तो न्यूटन्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, वो भी लिख लो भैया, है ना। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज are actually valid, are actually valid only in inertial frame of reference। inertial frame of reference का मतलब जहां पे ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये दो तीन, है ना, नोट पॉइंट थे। आई होप यहां तक क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ें, लिफ्ट वाला एग्जांपल तो क्लियर हो ही गया, स्यूडो फोर्स वगैरह समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स का फार्मूला एम ए माइनस एम ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे ध्यान से, स्यूडो फोर्स इट इज अ फिक्सियस फोर्स, है ना, काल्पनिक फोर्स है, रियल में नहीं होता, काल्पनिक है। ठीक है, और एन अपरेंट फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, और अ करेक्शन फोर्स, है ना, सुधार करने के लिए न्यूटन्स के लॉ में, विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, है ना। दिस फोर्स ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, है ना, आपका फ्रेम जिस एक्सेलरेशन में है उसके ठीक अपोजिट में ये लगता है। ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, और ये एक्सेलरेशन किसका है, फ्रेम का, मैंने पीछे लिखवा ही दिया है। ठीक है, एक और नोट पॉइंट यहां पे है कि स्यूडो फोर्स एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता। कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो लॉ एक्चुअल में होता ही नहीं है, तो ये क्या किसी को फॉलो करेगा, ये तो हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो पता था ना मैंने कि कोई भी सिंगल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक्चुअल में फोर्स है ही नहीं, ये तो लगता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या एक्शन और क्या रिएक्शन, है ना, ये तो रियलिटी में एक्शन में ही नहीं है। तो रिएक्शन भी कहाँ ही देगा। ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है। ठीक है, जैसे देखेंगे ध्यान से, कहाँ पे समझाऊं, अगले स्लाइड पे समझाऊं, अगले स्लाइड पे तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस ही है ना, हाँ, उसको करने के लिए यहाँ पे समझा दूं थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पे समझाते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये मेरा कोई गाड़ी है, ठीक है, अभी इसका एक्सेलरेशन मेरा जीरो है। ठीक है, इसके इसके अंदर कोई पेंडुलम लटक रहा है, डायग्राम दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन अभी जीरो है, तो इसके अंदर जो पेंडुलम है, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है दो, एक तो या तो रेस्ट पे होगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है ना, दोनों केस में पेंडुलम ऐसा ही दिखेगा एकदम सीधा, है ना। दूसरा केस, अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इधर कुछ एक्सेलरेशन है इसका। ठीक है, इधर कुछ एक्सेलरेशन है, तो जब इधर एक्सेलरेशन होगा, आप खुद सोचो, जब गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो ये जो पेंडुलम है ये हल्का पीछे आएगा, है ना, इसमें जो भी पेंडुलम लटका होगा ये हल्का पीछे आएगा, यहां पे आएगा कुछ थीटा एंगल मूव करके। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब सवाल मन में आया कि ये पीछे क्यों गया, पीछे क्यों गया। ठीक है, इसका कोई जवाब ही नहीं।
है ना। तो हम लोगों ने बोला कि अरे यार इस पे तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, आप खुद बताओ। गाड़ी बस एक्सेलरेट कर रही, इस पे कोई फोर्स लग रहा, लेकिन ये तो डिस्प्लेस तो हुआ है। तो हम मानते हैं कि इस पे स्यूडो फोर्स लगा होगा। ठीक है, मिल गया जवाब। हम बोल दिए कि इस पे फोर्स लगा होगा कितना, F इक्वल टू इसका मास अगर मैं m बोल दूं, है ना, इसका मास इस, है ना, जो भी पेंडुलम यहाँ पे नीचे जो बॉब होगा उसका मास m, तो स्यूडो फोर्स हम बोल देते हैं कि इसमें मास फोर्स कितना लगा, ma के बराबर, a मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए अब जवाब आपके पास है। इस पे जो कि स्यूडो फोर्स लगा है, दैट्स व्हाई इट हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, स्यूडो फोर्स लगा है, तो अब यहां से यहां स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, जिधर फ्रेम आपका एक्सेलरेट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। किस किस को क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े, है ना, चलिए देखेंगे ध्यान से। हाँ, उसी पे ये सवाल है। ठीक है, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन, किसी ट्रेन के सीलिंग से लटका हुआ है, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a एज सोन इन फिगर, ट्रेन आपका एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, आल्सो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको थीटा बताना है कितना डिस्प्लेस हुआ है, और टेंस आई मीन स्ट्रिंग में टेंशन भी बताना है। ठीक है, तो है ना, जल्दी कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व करेंगे। है ना, कर लिया, है ना, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, देखेंगे ध्यान से। ये है मेरा ट्रेन। ठीक है, ये मेरा ट्रेन, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ए है ना। ठीक है, इसमें कोई मेरा ये, इसका मास दे रखा है, हाँ, मास m है, ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये कुछ पीछे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, डिस्प्लेस हो गया है ना, तो कुछ देर के बाद ये तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन होना चाहिए, यहाँ पे ये था, अब कहाँ है, यहाँ पे है। कितना डिस्प्लेस हो गया, थीटा। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, ये थीटा चाहिए और साथ में ही टेंशन भी चाहिए। तो बनाते हैं इस पे, क्या अंदर एक ऑब्जर्वर भी है, देखो ये रहा ऑब्जर्वर, ये है ना, ये मेरा ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जर्वर भी है ना, खड़ा कर दो। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर, इसके हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से। ये रहा मेरा m, है ना, यहीं पे बनाते हैं। ये रहा मेरा m, तो इस पे नीचे लग रहा होगा mg, इस पे एक टेंशन लग रहा होगा, यही दो लगते हैं, इधर mg लगता है और इधर टेंशन लग रहा होगा। लेकिन क्योंकि आप अंदर हो और आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे एक स्यूडो फोर्स भी लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। और स्यूडो फोर्स चूंकि ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स मेरा इधर लगेगा, और कितना लगेगा, एम ए के बराबर, एम ए के बराबर। डायरेक्शन मेरा अपोजिट नहीं है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेट इधर कर रहा था तो एक स्यूडो फोर्स इधर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ये रहा मेरा मास m। ठीक है, नीचे क्या लग रहा है, mg, इधर टेंशन ऐसे लग रहा है। ठीक है, और इधर क्या लग रहा है इस पे, ma। अब बनाओ ना, ये जो मेरा टेंशन है, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट एक इधर और एक कंपोनेंट इधर, अब आप खुद सोचेंगे, इसका ऊपर और इधर कंपोनेंट करना है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी ये एंगल थीटा। तो इधर चूंकि टी है तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, सॉरी आवाज जा रही है ना, हाँ देखेंगे ध्यान से। ये इधर मेरा टी है तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा, टी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से ये कर दिया। ठीक है, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। अब टी को मिटा देना, टी का तो कोई मतलब है नहीं, है ना, टी का तो मैंने क्या कर दिया, रिजोल्यूशन कर दिया, कंपोनेंट कर दिया। हट जाओ भैया, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से, इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। अब इसके हिसाब से तो ये यहाँ पे रेस्ट पे होगा, ये देख रहा है एक्सलेट करके बॉल, तो आई मीन जो पेंडुलम है इसका बॉब तो इधर घूम करके यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रेस्ट पे है। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे रेस्ट पे होगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होने का मतलब है कि आपका टी कॉस थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा, यानी टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, दूसरा
टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम ए। हमें क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए। क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करेंगे, है ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम, है ना, एम ए अपॉन एम जी। तो सॉल्व कर दो यार इसको, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, ए अपॉन जी, है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। किस किस को क्लियर है, हमारा थीटा टेन इनवर्स ए अपॉन जी आएगा, है ना। यहाँ तक तो क्लियर होना ही चाहिए यार, है ना, यहाँ तक तो क्लियर होगा ही। चलिए और क्या पूछा है, टेंशन भी पूछा है। तो टेंशन कैसे, हमें टेंशन चाहिए तो आप खुद सोचो ना, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो टी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, इसको भी ऐड कर देंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी टी ही आना है आपको ओवरऑल। तो t इक्वल टू, है ना, कितना आ जाएगा, m भी कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वहीं से आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। टेंशन भी निकाल दिया और है ना, थीटा कितना आएगा वो भी पता चल गया, ठीक है। अरे कुछ नहीं यार, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा उतना, ठीक है ना, करके दिखा दूं। लो भैया लो, यहाँ यहाँ करके दिखा दें, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। हाँ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी था टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए था, ठीक है। करो इसका स्क्वायर, पहला का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर कॉमन, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खुश, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखा होगा, ठीक है ना। तो कितना, टी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ब्रैकेट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से टी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एम और ये सारे के सारे अंडर रूट में, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो लिखा था यार। अब क्लियर है ना, आगे बढ़े अब, है ना, देखो यही लिखा था पहले भी, है ना, छोटी मोटी बातें यार, देखो यही लिखा है, देखो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आपसे याद याद ही कर लो भैया। थीटा कितना आता है, ए अपॉन जी, कितना से मूव कर रहा है, ए अपॉन जी। क्लियर है यहाँ तक, टेन थीटा, है ना, टेन, आई मीन टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी, और टेंशन की वैल्यू एम अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये दो इक्वेशन अगर आपको बनाने आते हो जल्दी से जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी, है ना, याद कर रखने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फास्ट कैलकुलेशन के लिए याद हो तो बढ़िया है ना। आगे बढ़े हम, चलिए देखेंगे ध्यान से, ये तो करा ही दिया, है ना। ये सवाल है, एक और बहुत बढ़िया सवाल है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग। अब यहाँ पे आप चाहो ना तो बाहर खड़े रहो, है ना। अब बाहर खड़े रहने में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आएगा असली जोड़ो फोर्स का मजा, ठीक है, यूज करने का मजा, ठीक है। बाहर खड़े रह के सॉल्व करने में दिक्कत क्या है ना, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। एक तो ये पूरा सिस्टम खुद ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट होकर के, सही बात है, g/10 से ऊपर जा रहा है। दूसरी बात, ये खुद भी तो, यहाँ पे ये 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे ये 1.5 kg का है, दिख रहा है ना। हाँ चलिए, यहाँ पे ये 3 kg का है, ये 1.5 kg का है, तो ऑब्वियस सी कॉमन सेंस की बात है कि ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो एक तो ये खुद इनका आपस में कुछ एक्सेलरेशन होगा, प्लस पूरा सिस्टम अलग ही एक्सेलरेशन पे है। बाहर से खड़े होकर दिमाग घूम जाएगा कि भैया कैसे बनाएं, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कीजिए सूडो फोर्स, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 1.5 kg का, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बनाऊं,
ये मेरा 1.5 kg का ब्लॉक है, दिख रहा है? दिख रहा है, देखेंगे ध्यान से। इस पे एक तो mg सब पे लगता है ऊपर टेंशन लग रहा होगा, चूंकि सेम रो पे तो टेंशन सेम यहाँ पे भी लग रहा होगा, ठीक है? टेंशन लगा दिया। नीचे हमें स्यूडो फोर्स भी लगाना होता है, कितना? एम ए के बराबर। तो एम मेरा कितना है? 1.5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? g/10। ये स्यूडो फोर्स लगा दिया, ठीक है? ऊपर जा रहा है ना तो ब्लॉक पे नीचे लगाते हैं, स्यूडो फोर्स अभी अभी सीखा है, ठीक है? ऊपर में टेंशन लग ही रहा है, ठीक है? और चूंकि ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ ऊपर होगा, जो ए मान लेते हैं, ठीक है? ये रहा मेरा 1.5 kg का। 3 kg का बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे बनाएंगे 3 kg। एक तो mg सब पे लगता है, अर्थ कहाँ ही किसी को छोड़ती है। दूसरा, इस पे स्यूडो फोर्स कितना, मास कितना है? 3 इंटू ये g/10, ठीक है? और ऊपर में इस पे टेंशन भी लग रहा है, और चूंकि ये भारी है तो ये नीचे आ रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे। अब सॉल्व कर दो किसी में भी, ठीक है? यहां से कितना आ जाएगा? अगर मैं लिखूं तो t माइनस जी की वैल्यू 10 होती है ना, तो t माइनस 1.5 माइनस मास 1.5 इंटू करेंगे तो कितना? 15 आएगा, ठीक है? 1.5 माइनस 15 है ना, इक्वल टू कितना? 1.5 इंटू ए, यानी 1.5 ए, है ना? ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 1, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन 1, ठीक है? यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से क्या लिखूँ? 3, है ना? यहाँ से आएगा 3 प्लस एम जी कितना? 30 माइनस का टी इक्वल टू 3a, ठीक है? दोनों को जोड़ दो यार। ये कितना है? टी माइनस का 1.5 माइनस का 15 इक्वल टू 1.5 ए, ठीक है? दोनों को जोड़ो। दोनों को जोड़ेंगे तो टी से टी कैंसिल, 30 माइनस 15, 15 3 18, 18 माइनस 1.5 यानी 16.5 इक्वल टू 4.5 ए। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी? 16.5 इंटू 4.5 यानी 165/45। 15 11 165, 15 तिया 45, 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भैया किसी को, ठीक है? 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर। यही पूछा है ना रीडिंग, सॉरी सॉरी, ये आंसर नहीं होगा। रीडिंग पूछ रखा है ना, कोई बात नहीं। तो हमें तो ये टेंशन निकालना पड़ेगा पहले। तो टेंशन किस में पुट करूं? इसमें पुट करता हूं, ठीक है? तीसरे वाले में, है ना? क्या थी इक्वेशन मेरी? 3 + 30 तो 33 माइनस टी इक्वल टू क्या लिखूंगा? 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है? 11/3, है 3 है ना? हाँ, 33 माइनस का टी इक्वल टू कितना? 11। तो टी इक्वल टू कितना? 33 माइनस 11 तो 22। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 22 न्यूटन। तो यहाँ भी ये 22 न्यूटन आ रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा? रिएक्शन टोटल मेरा 44 न्यूटन। और यही है स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर रहा होगा, यानी रीडिंग कितनी आएगी? 44 न्यूटन के आसपास। आसपास क्या है? यानी 44 न्यूटन। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? है ना? रीडिंग विल बी व्हाट? 44 न्यूटन, है ना? रीडिंग पूछ रखा है उसने, टेंशन नहीं। इन्हें की टेंशन निकाले 22 न्यूटन, यही आंसर आएगा? नहीं, यहाँ पे टोटल वेट तो ये टी प्लस ये टी ना, तराजू वाला सिस्टम भूल गए क्या? पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे भी ये टी, यहाँ पे दोनों ऐड होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो रीडिंग आएगा कितना? 44 न्यूटन का, है ना? क्लियर है ना? अब सोचो ना, आप इसको अगर आप बाहर से सॉल्व करते कितना कॉम्प्लेक्स होता, है ना? है ना? पिछले वाले को क्या बाहर से सॉल्व करना है? कौन सा पिछले वाले को? इसको बाहर से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? आसान है तो यार बाहर से सॉल्व करना। यहाँ कहाँ बता दें? यहाँ बता दें इसको, मतलब बाहर से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करना है, ठीक है? लो लो भैया लो, देखेंगे ध्यान से, है ना? ये था मेरा क्या? मास m, ये
घूम के यहाँ पे आ गया, ना नहीं, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये था मेरा एंगल थीटा, ठीक है। तो अब हम बाहर खड़े हैं, बाहर सॉल्व करना है ना, ठीक है। पहले कैसे सॉल्व किया था, अंदर से किया था ना, अंदर से किया था, ठीक है। अब बाहर से करेंगे, ठीक है। चलिए, बाहर मेरा कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, सही बात है, दोनों तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, इसके हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो इस पे तो mg नीचे लगता है, लगता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इस पे टेंशन लग रहा होगा, और कोई फोर्स इसके हिसाब से इस पे नहीं। इसके हिसाब से चूंकि आपको पता है कि ये पूरा सिस्टम आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जो पेंडुलम यहाँ पे खींच के आया, ये रेस्ट पे नहीं, ये इसको आगे मूव करता हुआ दिखेगा सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखेंगे ध्यान से, ये था मेरा m, नीचे इसके mg लग ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन लग ही रहा है, लग रहा है, ठीक है। और ये पूरा ब्लॉक आगे मूव कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a से। इसको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ध्यान से, ये टी इसका कंपोनेंट कीजिए, इधर वाला कंपोनेंट और इधर कोई कंपोनेंट, ये कितना आएगा, ये एंगल थीटा आया था ना, देखो ना भैया, ये ऐसे और ऐसे, इधर कितना थीटा, तो इधर एंगल कितना टी कॉस थीटा, कंपोनेंट कितना टी कॉस थीटा, तो इधर कितना टी कॉस थीटा, इधर कितना टी साइन थीटा। अब आप खुद सोचो, बॉडी चूंकि इधर मूव कर रही है, ठीक है, ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रही है, तो ऊपर नीचे के लिए क्या, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg होना चाहिए, टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg। ऊपर नीचे तो एकदम कोई मतलब नहीं है, बस आगे इसके हिसाब से ये बॉडी, ये जो पेंडुलम ये केवल आगे जाता हुआ दिख रहा है, तो आगे किस फोर्स से जाता हुआ दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये जो टेंशन है उसका जो ये कंपोनेंट है टी साइन थीटा, दिस शुड बी द, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको आगे ले जाने के लिए। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से तो इस पे इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन इसका उधर है, मास है, तो फोर्स क्या होता है m इंटू ए, ये फोर्स लग रहा था, फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma। देखो वही तो इक्वेशंस आई हैं, वही इक्वेशंस आई हैं, देखो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इक्वल टू ma, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इक्वल टू ma, बस है ना। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो थीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स a बाई जी, हाँ tan इनवर्स a बाई जी आता है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो t मेरा कितना आएगा, m को कॉमन लिया था, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बस यही तो दो फॉर्मूले यहाँ से भी आएंगे। अब क्लियर है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया था यहाँ पे, बाहर से, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। पहले कैसे सॉल्व किया था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, हम तो इससे बढ़िया बढ़िया सवाल कर लिए यार, है ना, ये भी कर लिए। इसको बाहर से सॉल्व करने मत बैठना, ठीक है। हाँ, झूठ मूठ का फंस जाओगे। सूडो फोर्स सीखा है ना यार, तो उसका यूज करेंगे। देखिए, कुछ चीजें होती हैं आपके काम को आसान करने के लिए, क्वेश्चन नहीं करना होता उस पर। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है ना, लोग बोलते हैं कि मैंने वो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रटाया गया था, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो रटा मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जीवन में कभी काम नहीं आया, ठीक है। तो देखिए, कुछ चीज़ें ना जीवन में काम आए ये जरूरी नहीं है, जो आप सीखें वो काम आ ही जाए ये जरूरी नहीं है, और ये काम आता भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जीवन में कभी काम नहीं आएगा रियल लाइफ में, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीखना इसलिए जरूरी है ताकि आप मैथमेटिक्स में अगर आप कैलकुलेशंस करो तो आपके कैलकुलेशंस बहुत ईजी और कम टाइम में हो। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोल दूं कि 51 का स्क्वायर निकालना है, अब या तो आप 51 इंटू 51 करो, या फिर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 50 प्लस 1 का स्क्वायर करके ए प्लस बी का स्क्वायर से निकालोगे, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। तो कुछ चीजें जीवन में काम आए ये जरूरी नहीं है, जीवन को आसान जरूर बनाती हैं वो, है ना। तो स्यूडो फोर्स लगता नहीं है हकीकत में, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होती है इसका यूज करते हुए, अगर आप सॉल्व करें तो। क्लियर है। ठीक वही बात जैसे जब केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो लोग बोलेंगे पीरियोडिक टेबल का क्या यूज है रियल लाइफ में, उसमें जो एलिमेंट्स है उसका यूज है, उनको अरेंज कर दिया, क्या मतलब है भैया, उसको प्रॉपर अरेंज इसलिए किया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ऐसे ही छोड़ देते तो लोग है ना इधर उधर है ना बौखते रहते, कुछ नहीं मिलता फिर,
है ना, चीज़ों को अरेंज किया जाता है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में ढाला जाता है ताकि पढ़ना स्टडी करना इजी हो, कम टाइम में हो, एफिशिएंटली हो। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स का वही मतलब था। ठीक है, तो जहां पे भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आए, जहां पे भी आपका पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा हो, वहां पे बस स्यूडो फोर्स लगाइए उसके जस्ट अपोजिट में और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बाकी ये दो भी फोर्स हैं, स्यूडो फोर्स से करना है चाहे जैसे करना हो। ठीक है, स्यूडो फोर्स लगा के करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कीजिए। है ना, किया सॉल्व, है ना, मैं कराऊं अब, देखेंगे ध्यान से। फाइंड कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द लिफ्ट। कॉन्टेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल पता करना है। हाँ, कॉन्टेक्ट फोर्स तो नीचे कितना इस पे mg लग रहा होगा, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बाहर से बनाऊं तो, बाहर से है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो बाहर से अगर मैं बनाता हूं तो कितना, ये 5 kg है बाहर से, तो इस पे केवल mg लग रहा होगा और उस पर ऊपर टेंशन t लग रहा होगा, और ये बॉडी ऊपर जा रही है अगर मैं बाहर से देख रहा हूं तो, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर से देख रहा हूं तो। लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन t माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो t इक्वल्स टू mg प्लस a, है ना, तो t इक्वल्स टू, आई मीन n इक्वल टू, सॉरी नॉट t, यहाँ पे n है, n है ये। ठीक है, तो n इक्वल टू mg प्लस m कितना 5, g मेरा कितना है 10, a कितना दिया है 3, है ना, तो 10 3 13 5 65, 65 न्यूटन, है ना, 65 न्यूटन आएगा आंसर, 65 न्यूटन। ठीक है, किस किस को क्लियर है? अब चाहो तो आप स्यूडो फोर्स लगा के भी करते, वही आता, स्यूडो फोर्स लगा दो यार, ऊपर पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे कितना स्यूडो फोर्स कितना, m में मास कितना 5, a कितना तो 15, 1 प्लस मास कितना 15 और ये 10, तो 15 और 10 कितना, सॉरी 5 और 10 ना, है ना, मास कितना है 5 और एक जी मेरा कितना 10, तो 15 5 10 50, है ना, देखो 65 न्यूटन आया आपका, जितना नीचे उतना ही नॉर्मल, है ना, इक्वल टू, है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे करना है वैसे कीजिए, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg, क्या बात है, एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, यही फॉर्मूला जस्ट, है ना, टी कितना होना चाहिए mg प्लस a होना चाहिए। ठीक है, टोटल मास कितना 940 प्लस 60 तो 1000, जी मेरा कितना है 10 लेना है ना, 10 प्लस a कितना लेना है 11, सॉरी 1 कहाँ गया 1, तो 10 है कि 11, तो 11,000 न्यूटन, 11,000 न्यूटन, थर्ड विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, है ना, आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, अब स्यूडो फोर्स लगाते तो वही करते यार, मतलब, है ना, ये लिफ्ट वाले सवाल तो मैंने पहले लेक्चर में ही, सॉरी दूसरे लेक्चर में करा दिया था नॉर्मल रिएक्शन में, है ना, उसी में लिफ्ट के सारे सवाल करा, सारे केसेस। ठीक है, फ्री फॉल भी कराया था, सीलिंग पे जाके टकराते थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप, है ना, जिन्हें लिफ्ट्स में और थोड़ी डाउट है और मास्टरी हासिल करनी है, तो वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन वाला लेक्चर देख लें, नॉर्मल रिएक्शन बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए, आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, सवाल ही सवाल है, क्या बात है। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, दिख रहा है ना अच्छे से हाँ चलो जल्दी कर लिया, मैं कराऊं अब, देखेंगे ध्यान से। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन शुड बी गिवन टू द सिस्टम फॉर विच द ब्लॉक m2 डज नॉट स्लाइड डाउन, क्या बात है, ये m2 स्लाइड नहीं करे उसके लिए इस पूरे सिस्टम को क्या एक्सेलरेशन दें, ठीक है, ताकि ये स्लाइड ना करे। तो स्लाइड ना करे तो ठीक है, अगर ये स्लाइड ना करे तो ये भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगर ये नीचे ना आए, अगर ये नीचे ना आए तो ये भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी इसको लेकर के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, टेंशन तो है ना, इधर टेंशन टी लग रहा होगा, इधर टेंशन टी लग रहा होगा। ठीक है, अब इसको स्लाइड ना करने के लिए ध्यान सुनेंगे मेरी बात, ये आगे स्लाइड ना हो, ये नीचे होगा तो ये आगे भी जाएगा, तो इसको अगर नीचे नहीं जाने देना है तो इसको भी आगे नहीं जाने देना है। ठीक है, पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट हमें कराना है। ठीक है, करा दिया, हमें ये ए ही निकालना है। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन से आगे सिस्टम को लेके जाना है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम को अगर मैं ए से एक्सेलरेट करा दूं, सूडो फोर्स दोनों पे लगेगा, इस पे किधर लगेगा, इधर, इस पे भी लगेगा इधर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इधर लगेगा, नॉर्मल सब कैंसिल, ये फायदे के लिए यहाँ पे देखेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमें ये आगे स्लाइड कराने से रोकना है। तो इस पे कितना लगेगा, m1a, ये स्यूडो फोर्स लगेगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये स्लाइड डाउन ना करे तो मेरा टेंशन इक्वल टू होना चाहिए m1a के, होना चाहिए ना, कॉमन सेंस की बात है। टेंशन मेरा m1a के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बराबर, दोनों बराबर होंगे तभी यहाँ पे रुका रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। और जब ये आगे नहीं जाएगा तो ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और टेंशन की वैल्यू कितनी है, m2g के बराबर। यहां से टेंशन मेरा कितना होगा, m2g के बराबर। क्यों? क्योंकि ये भी तो नीचे नहीं आ रहा, तो जितना नीचे m2g उतना ही ऊपर t लग रहा होगा। तो m2g इक्वल्स टू m1a, तो a मेरा कितना, m2g अपॉन m1, m2g अपॉन m1, फर्स्ट आंसर। किस किस को क्लियर है? देखा, स्यूडो फोर्स लगाया, कितना जल्दी सवाल सॉल्व हो गया, है ना। बाकी नहीं लगाते तो फिर पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, तो भी नहीं आता, है ना। तो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़े, कुछ नहीं करना, बस स्यूडो फोर्स लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो ये सवाल करो। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास केप्ट ऑन वेज रिमेन्स एट रेस्ट, है ना। इस पूरे सिस्टम को कितने से आगे लेकर के जाएं कि ये वेज, है ना, ई छूट गया है, ठीक है, ताकि ये जो मास है वो नीचे स्लाइड ना हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी के अभी, है ना। कर लिया, है ना। आप वैसे भी सोचो ना यार, कोई बुक पे ना, जैसे मैं, है ना, एनसीईआरटी कहाँ गई अपनी, है ना, ये रही मेरी एनसीईआरटी, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इस पे ये रख दिया मैंने, तो अभी तो ये स्लाइड डाउन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे तेजी से लेकर के जाऊं तो ये स्लाइड डाउन नहीं करेगा, है ना। ऐसे अगर मैं इसको तेजी से लेकर के जाऊं, बहुत तेजी से एक्सेलरेट करा दूं, ठीक है, तो ये स्लाइड डाउन नहीं करेगा, ठीक है, रियल में नहीं करेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कितने एक्सेलरेशन से इसको लेकर के जाएं, कितने एक्सेलरेशन से इसको लेकर के जाएं कि इस पे किसी एंगल पे जो रखा हुआ है मास, ये स्लाइड डाउन ना करे, वही आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, मान लिया कि पूरे को एक्सेलरेट करा देते हैं है ना, मान लो पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। स्यूडो फोर्स पढ़ा है तो फायदा उठाएंगे उसका, ठीक है। अब बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे ये मास रखा हुआ है m, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। देखिए मास रख दिया m, इस पे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो चूंकि मैंने पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा दिया तो स्यूडो फोर्स एक नीचे इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, जिधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो पीछे लग गया ma, ठीक है। स्यूडो फोर्स का हेल्प लेकर के सॉल्व करेंगे, इजिली हो जाएगा, ठीक है। पूरे सिस्टम को लगा दिया ना, और किसी ऑब्जर्वर को यहीं बैठा दिया है, ठीक है, यहीं बैठा दिया ऑब्जर्वर को, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वर, ये देख रहा है उसको, ठीक है, पूरे सिस्टम को। तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगा देंगे पीछे m में, ठीक है। अब इस पे और क्या क्या फोर्स लगता है, ठीक नीचे mg लगता है, कोई शक, कोई शक नहीं। दूसरा, चूंकि ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स यानी एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, ठीक ऐसे, है ना, इस प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होगा। और ये एंगल मेरा कितना है, थीटा है, ठीक है। यही टोटल 3 फोर्स लग रहे होंगे, आई मीन लगते तो एक्चुअल में 2 हैं, हम तीसरा लगाए हैं, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट वगैरह, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इसको सब। अब चूंकि रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे इसको रखना है, ठीक है, रेस्ट पे रखना है। तो रेस्ट पे रखना है तो मतलब क्या, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बैलेंस कर रहे होंगे, तभी तो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो लगा दीजिए, सबका कंपोनेंट करना पड़ेगा ना, किसका किसका, एक अलोंग द प्लेन कर देते हैं और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन करते हैं, ठीक है। तो mg का अलोंग द प्लेन कंपोनेंट कितना होता है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा आता है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसके ठीक इधर कितना आता है, मीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन mg cos थीटा आता है, ठीक है, आता है। तो आप खुद सोचो, ये इधर ma लग रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा ma का, ma cos थीटा आएगा, आएगा, ठीक है। और इधर ठीक परपेंडिकुलर कितना आएगा, ma sin थीटा आएगा, sin थीटा आएगा, कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, मेरा mg sin थीटा कहां पे लिखूं, यहां पे लिखते हैं पहले, mg sin थीटा
शुड बी इक्वल टू कितना, एम ए कॉस थीटा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। दूसरा, ये जो मेरा नॉर्मल है वो बराबर किसके होना चाहिए, नॉर्मल बराबर होना चाहिए एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के, प्लस एम जी कॉस थीटा के। कोई शक, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें ये ऐसे स्लाइड डाउन नहीं कराना है ना, यानी इसी से मतलब है पहले वाले से, ठीक है। दूसरे से जब कॉन्टेक्ट फोर्स वगैरह पूछे तो दूसरे का यूज करेंगे। एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, ये पूछा गया है, सॉल्व कर दो यार। ये कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल, यानी ए आपका कितना आएगा, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा, जी टेन थीटा। इस एक्सेलरेशन से अगर आपने एक्सेलरेट करा दिया ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा, तो आपका ये जो ब्लॉक है ना ये नीचे स्लाइड डाउन नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा कैसे, क्या बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा था 6th 7th क्लास में आई थिंक, वैसे ही आया है, ठीक है। अब मैं एंगल पढ़ाऊँ ये क्या यहाँ पे यार, अरे ये वाला प्रॉपर्टी, ये हाँ, ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से यार, तो वही तो लिखा है। अब समझ में आ गया, चलो चलो भैया आ गया तो यहीं से है ना, नहीं तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया आई होप ये सारे सवाल, है ना। एक्सेलरेशन पूछा था ना, तो एक्सेलरेशन मेरा कितना, ए इक्वल टू जी टेन थीटा। किस किस को क्लियर है, और आपसे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल पूछे, ई की वैल्यू पता ही है, तो इस इक्वेशन से आपका कांटेक्ट फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। किस किस को क्लियर है, बस कुछ नहीं करना है यार, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने हैं, डेट सेट, ठीक है। अच्छे से ध्यान में रख करके स्यूडो फोर्स को। चलिए अगला सवाल क्या है, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द वेज फॉल्स फ्रीली। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। पिछले सवाल में क्या था कि क्या एक्सेलरेशन दे ताकि ये नीचे स्लाइड डाउन ना करे, ठीक है। अब सवाल है कि क्या एक्सेलरेशन दे कि ये फ्रीली फॉल कर जाए। फ्रीली फॉल मतलब क्या, ये जैसे ठीक नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ठीक नीचे यानी फ्री फॉल करने का मतलब है कि मेरा नॉर्मल जीरो होना चाहिए, कांटेक्ट फोर्स जीरो, तभी तो फ्री फॉल करेगा। जब इसके कांटेक्ट में कुछ नहीं हो तभी ये फ्री फॉल करेगा। तो आप खुद सोचिए, फ्री फॉल कराने के लिए क्या इसको एक्सेलरेशन इधर ही देंगे, नहीं, वो तो स्लाइड डाउन को रोकना था तब इधर दिया था। फ्री फॉल कराना मतलब क्या, मुझे ये कांटेक्ट छोड़ाना है, तो कांटेक्ट हटाने के लिए एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम को इधर देना पड़ेगा, इसको इधर खींचना पड़ेगा, तभी तो ये फ्री फॉल करेगा। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन उधर दिए थे, इसमें इधर देंगे, यही छोटी सी बात समझनी थी यहाँ पे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दो यार, हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। चलिए ये रहा मास m, ठीक है। चूंकि इधर एक्सेलरेशन है तो ठीक इधर कितना लगा देंगे, स्यूडो फोर्स m है। ये मेरा एंगल थीटा, तो ये भी एंगल मेरा कितना थीटा, तो इस m का अलोंग द इधर कंपोनेंट कितना, एम ए कॉस थीटा। किसी को कोई शक, कोई शक नहीं होना चाहिए। और ठीक परपेंडिकुलर कितना, एम ए साइन थीटा। कोई शक, कोई शक नहीं, ठीक है। लिख सकता हूं ना, इधर एम ए जो लगाया उसका कंपोनेंट किया, इधर जो एम ए है इसका कंपोनेंट कर दिया, इधर एम ए कॉस थीटा, इधर एम ए साइन थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब एक तो इधर एम ए लगा दिया, दूसरा इस पे एम जी अलग से लगता है, आई मीन हमेशा लगता है, अलग से क्या, एम जी तो हमेशा से ही लगता है, ठीक है। तो इधर कंपोनेंट कितना आता है अलोंग द इधर, एम जी साइन थीटा आता है, तो एक और इधर कितना, ऐसे भी देखो ना, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, है ना। तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा भी इधर, ठीक है। और इसका इधर नीचे आएगा, ठीक, ये कितना आता है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये होगा होगा हमें क्या करना है, नॉर्मल जीरो करना है ना, ऊपर ही लगता है नॉर्मल, नॉर्मल भी हमें क्या लगता है, ऊपर ही लगता है, ठीक है, ऐसे ऊपर ही लगता है नॉर्मल, ठीक है। अब बनाइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, क्या क्या बनाएंगे, ऊपर है ना, एन प्लस क्या लिखूंगा, एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा लिखूंगा। हमें अभी फ्री फॉल करने से मतलब यानी ऊपर वाले फोर्स से मतलब है,
तो हमें नॉर्मल जीरो करा देंगे तभी ये फ्री फॉल करेगा। तो नॉर्मल जीरो का मतलब क्या, तो एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से ए मेरा कितना आएगा, एम से एम कैंसिल, तो जी कॉस थीटा अपॉन ए तो मेरा है ही, तो नीचे साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं जी अपॉन टेन थीटा या फिर जी कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल कराने के लिए आपका एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा होना चाहिए और स्लाइड डाउन कराने के लिए आपका ए जी टेन थीटा होना चाहिए। ये दोनों बातें आपसे याद ही हो तो बढ़िया है। ठीक है, हर बार इतना क्यों ही करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा ये भी सवाल। ठीक है, याद ही रखिएगा, अगर स्लाइड डाउन से बचाना है तो ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा, और अगर फ्री फॉल कराना है तो जी ए इक्वल्स टू जी कॉट थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। जी अपॉन टेन थीटा बोलो या कॉट थीटा बोलो यार, कॉमन सेंस की बात है ना। तो आगे बढ़ें अब, है ना, ये सब तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे, है ना। चलिए एक और सवाल है ना, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया, मैं करूं अब, है ना, देखेंगे ध्यान से। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a wedge of mass capital M। ठीक है, as shown in figure such that the mass m remains stationary with respect to wedge। हाँ, the magnitude of the force is, कितना फोर्स लगाना है ताकि इस पे स्टेशनरी रहे। तो एक्सेलरेशन हमें पता है ना, कितना आता है एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का, जी टेन थीटा। इसको स्लाइड डाउन से बचाने के लिए अभी तो करा रखा है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर कितना आना चाहिए, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए जी टेन थीटा। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता है, पूरे सिस्टम का मास पता है, तो फोर्स नहीं आ जाएगा। फोर्स क्या होता है, एम ए, मास कितना है टोटल, एम प्लस एम, यानी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी टेन थीटा। डन, सॉल्व। कहाँ है ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे बीटा है ना, तो हाँ थीटा के बदले बीटा कहाँ है, थर्ड, एम प्लस एम जी टेन बीटा, है ना, बीटा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जो भी यहाँ पे एंगल हो वो एंगल लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग। काफी इजी था यार ये तो। द ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge on inclination theta। The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge। The force exerted by the wedge on the block will be वही पूछ रखा है इन्होंने, नॉर्मल पूछ रखा है, है ना। ये मेरा फोर्स है, पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कराया है, तो पीछे लग रहा होगा क्या, एम ए, लग रहा होगा। ठीक है, ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नॉर्मल, नॉर्मल जो कि ठीक ऐसे लगता है ना, और इस पे यू एम जी लगता है। ठीक है, तो एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आता है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और इधर कितना आता है, एम जी साइन थीटा। पूछना क्या है, द फोर्स exerted by the wedge on the block will be, the force exerted by the wedge on the block will be n should be equals to, एक सेकंड, है ना, एम जी बाई कॉस थीटा आएगा, है ना। देखेंगे ध्यान से इधर, आप खुद सोचो, ऐसे करने से है ना प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कर दूं, थोड़ी एम जी का कंपोनेंट नहीं करते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इधर देखिए सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ये, देखिए, है ना, ऐसे इजीली होगा। अभी एक तरीका आया है, ये है मेरा m। ठीक है, इस पे नीचे mg लग रहा होगा। ठीक है, लग रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस पे ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस नॉर्मल का कंपोनेंट कर देते हैं ना। ठीक है, इस नॉर्मल का कंपोनेंट कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इस नॉर्मल का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये एंगल कितना, अच्छे से इधर डायग्राम में देखिए,
ये था मेरा मास m, इस पे नीचे mg लगता है, इस पे ठीक क्यों ऐसे ऊपर नॉर्मल लगता है, ठीक है। हमें क्या कराना है, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स यानी नॉर्मल ही पता करना है। तो नॉर्मल का इधर कंपोनेंट लो ठीक ऐसे, ये एंगल कितना होगा, है ना, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, है ना, ये मैंने ऑलरेडी थीटा लिख ही दिया है, थीटा ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये थीटा है तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये ठीक परपेंडिकुलर तो ये 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा, ये एन कॉस थीटा आ जाएगा, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी होगा, इधर होगा, तो एन इक्वल टू कितना होगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा होगा, सॉल्व। नॉर्मल मेरा कितना आ रहा होगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ऑप्शन में है, यही होगा ऑप्शन में, सॉरी पीछे आना था ना। एन मेरा कितना आएगा, नॉर्मल मेरा आना चाहिए एम जी अपॉन कॉस थीटा के बराबर। किस किस को क्लियर है, ठीक है। आप एम जी का कंपोनेंट करो उतना फंस जाओगे फिर बिना मतलब का, ठीक है। उससे बढ़िया है सीधा एन को ही कंपोनेंट में तोड़ दो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है ना। एक्चुअल में इस बॉडी पे एम जी और एन इस डायरेक्शन में, ठीक है, यही फोर्स वगैरह लग रहा होगा, तो हमें चाहिए ये एन, इसका ये वाला एंगल मैंने निकाल दिया थीटा, आगे बताया कैसे आया एंगल थीटा, ठीक है। तो बस एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी, खत्म। एन इक्वल टू कितना होना चाहिए, एम जी अपॉन कॉस थीटा होना चाहिए। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, तो ठीक है। आगे बढ़े, 2004 का सवाल था, ठीक है। देखिए हमेशा एम जी को ही तोड़ेंगे, है ना, प्रैक्टिस बनी रहती है ना कि एम जी तुरंत तोड़ो, है ना। मैंने देखा कि नहीं, ऑप्शन वैसे है नहीं, नॉर्मल को तोड़ने से काम चल जाएगा, मैंने नॉर्मल को ही तोड़ दिया। बस एंगल, जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, एंगल एंगल खेलेंगे, एन का कंपोनेंट धर लेंगे, इक्वल टू एम जी करेंगे, खत्म। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे समझा दिया नॉर्मल कितना आएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। जब किसी एंगल पे हम लोग इंक्लाइन करते हैं ना, आप खुद सोचो, देखिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। एक्चुअल में बॉडी का वेट कितना था, आप खुद सोचो, यहाँ पे इसका वेट कितना था टोटल, एम जी था, ठीक है। अब हमें इसको, है ना, ऊपर लेकर के जाना है, तो अगर ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं होता तो हमें टोटल एम जी लगाना पड़ता, आप खुद सोचो ना। ब्लॉक है, उसको ऊपर लेकर के जाना है, तो अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं है, ये एकदम ऐसे है, तो प्रॉपर एम जी लगाना पड़ता, लेकिन अब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एम जी से कम लगाना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा के ही बराबर लगाना पड़ेगा, है ना। इसका कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन कितना आता है, एम जी साइन थीटा आता है, तो हमें अब ऊपर ले जाने के लिए फोर्स कितना लगाना है, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, हमें एफर्ट इतना ही मारना है। लेकिन लोड एक्चुअल में कितना था, एम जी, तो लोड एम जी था, लेकिन हम एफर्ट कितना मारे, बस एम जी साइन थीटा, और ब्लॉक हमारा ऊपर आने लगा, ठीक है। तो एम जी कैंसिल, यानी 1/sin थीटा, सो इन दिस केस कॉसेक थीटा के बराबर आपका मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा इन दिस केस। एडवांटेज मतलब क्या, देखो यार एम था, उसको किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ले आए, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन पे लाने से फायदा हो गया कि हमें जितना उसका टोटल मास था उससे कम फोर्स में ऊपर खींच लेंगे उसको, दिमाग लगाएंगे यार, ठीक है। इसी पे एक बहुत बढ़िया पोली का सवाल आता है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, ठीक है। अ स्टूडेंट इज एबल टू लिफ्ट अ बैग कंटेनिंग बुक्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम वेट, ठीक है। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पे अगर ये 20 है, तो यहाँ पे आधा आधा होगा, 10 किलोग्राम वेट, 10 किलोग्राम वेट, तभी तो यहाँ पे 20 है, कॉमन सेंस की बात है। अब फिर से इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चूंकि 10 है तो यहाँ पे 5 रहा होगा, और यहाँ पे भी 5 रहा होगा, यानी आप उसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, केवल फोर्स अप्लाइड, या फिर आप कह लो कि एफर्ट कितना मारना पड़ेगा, एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा उसे, केवल 5 किलोग्राम वेट का, ठीक है। तो एडवांटेज कितना मिलेगा उसको, मैकेनिकल एडवांटेज, आई मीन मैकेनिकल मैकेनिकल एडवांटेज कितने का मिलेगा उसको, मिलेगा, हाँ लोड कितना था, लोड कहाँ गया, 20,
एफर्ट कितना मारा 5, 4 गुना एडवांटेज मिल रहा है, समझ रहे हो। लोड अपॉन एफर्ट, यही फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, 4 गुना, है ना। एडवांटेज कितना हुआ, 4 गुना फायदा हुआ भैया, है ना। 4 गुना कम फोर्स लगाना पड़ा, आई मीन पहले इसका एक्चुअल बेस, इसका एक्चुअल में फोर्स कितना नीचे लग रहा है, 20 किलोग्राम वेट, कितना से काम चल गया, 5 लगाए काम चल गया, 2 पुली का सहारा लिया, खींच दिया पकड़ के, ठीक है। इसी को छोटा सा टॉपिक था मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। आई थिंक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। मेन टॉपिक वही था आज हम लोगों का, स्यूडो फोर्स, ठीक है। लिफ्ट वाले सवाल मैंने इसमें कम कराए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी में लिफ्ट वाले सवाल सारे के सारे कराते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नॉर्मल रिएक्शन में ही करा रखा है और बहुत इजी तरीके से करा रखा है, ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से। आप इक्वेशन लगाना सीखोगे, फॉर्मूला रटना नहीं है, आप इक्वेशन लगाना सीखोगे और विद इन अ मिनट आंसर निकालना सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। भरोसा नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए मेरा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बाय अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से मंकी के भी क्वेश्चन करा रखे हैं उसी में, ठीक है। तो आई होप, और उसमें भी आसानी से होते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स का यूज तभी करना है ना जब ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है, ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो क्लैरिटी सभी लोगों को हो गई होगी। और स्यूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराने के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, है ना। अगर किसी को कभी भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं मुझे, ठीक है। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और जेन्युइन सवालों के रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत जल्द मिलेंगे, सो सी यू सून, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।